और सत्ता में अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले नए सुपरस्टार विजय थालापति के बहुमत वाली चर्चा पूरे देश में चल रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विजय की पार्टी टीवीके ने चुनावों में प्रदर्शन तो अच्छा किया, लेकिन सत्ता बनाने के लिए बहुमत से अभी दूर है। पिछले कुछ घंटों से वहां कई शब्द ट्रेंड हो रहे हैं। उदाहरण के लिए बहुमत के आंकड़े, राज्यपाल के अधिकार, विधायकों की शिफ्टिंग, पोस्ट पोल गठबंधन। सवाल यही है कि तमिलनाडु में किसकी सत्ता होगी? क्या विजय थालापति मुख्यमंत्री बनेंगे? आज इसको लेकर क्या हुआ है, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं और उसके बाद एक जो ये ट्रेंडिंग शब्द आपको बता रहा था उसको डिकोड करेंगे। आज लगातार दूसरे दिन विजय थालापति ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर से मुलाकात की। लोक भवन में 1 घंटे तक बात हुई। कल विजय थालापति ने राज्यपाल को 112 विधायकों के हस्ताक्षरों वाला पत्र सौंपा था। बहुमत का आंकड़ा 118 है। आज राज्यपाल ने फिर विजय थालापति से कहा कि तमिलनाडु में वो स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होने आवश्यक है। इस बीच AIADMK ने 28 विधायक पुडुचेरी के रिजॉर्ट भेज दिए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। टीवीके के पास 108 सीटें हैं। विजय थालापति 2 सीटों पर जीते, इसलिए 1 सीट छोड़ने पर यह आंकड़ा 107 का रह जाएगा और ऐसे में कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत का आंकड़ा 117 हो जाएगा। कांग्रेस 5 विधायकों को समर्थन का ऐलान कर चुकी है और ऐसे में यह आंकड़ा 112 का हो जाता है। मतलब विजय थालापति को फिर भी 6 विधायकों की जरूरत होगी। सवाल यही है कि विजय थालापति बहुमत वाला गणित कैसे सेट करेंगे? गठबंधन वाले किस फॉर्मूले के आधार पर वो बहुमत साबित कर पाएंगे? वैसे आपको बता दें कि तमिलनाडु में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि विजय थालापति कई छोटे दलों से संपर्क में हैं। AIADMK से भी गठबंधन की चर्चा चल रही है, लेकिन आधिकारिक जानकारी इसको लेकर अभी नहीं आई है। वैसे तमिलनाडु की सियासी हलचल पर हर किसी की निगाह है। ये सारी तमिलनाडु का गरीब लोग को आगे बढ़ाना का तो आपकी अलायंस किसके साथ होगी? किसके साथ अलायंस किसके साथ अलायंस जो है हमारा प्रेसिडेंट जो है पार्टी के लीडर विजय सर उसमें लिए डिसीजन करेंगे। वो कुछ अलायंस होएगा, विजय सर का सरकार बनेगा। गवर्नर इज BJP because he's from a former BJP man and we all know that the BJP's mindset and the Delhi's mindset is not to make Mr. Vijay as Chief Minister. The governor is delaying that decision. 118 is the magic number. So we'll have to wait and see how it is going to pan out. And our leader, Mr. M.K. Stalin, has made it very clear the DMK party will not create any constitutional crisis. He wants Mr. Vijay to continue to go ahead as the chief minister and we will watch for the first 6 months. देश के कई राज्यों में ऐसी स्थिति पहले भी आ चुकी है जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसी तरह वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत से दूर थी। फिर भी राज्यपाल ने बीजेपी के BS येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए बुलाया। BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। मामला अदालत में जाने के बाद BS येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। अदालत ने 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा, जो नहीं हो सका। कर्नाटक में कांग्रेस और JDS ने मिलकर सरकार बनाई। वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिली। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे पहले बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। चुनावी नतीजों के 15 दिन बाद भी किसी की सरकार नहीं बन पाई, जिसके बाद 12 नवंबर 2019 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जब शिवसेना, NCP और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की चर्चा कर रहे थे, तभी एक बड़ा उलटफेर हुआ। 23 नवंबर की सुबह राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सुबह करीब 8 बजे राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और NCP के बागी नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोर्ट में मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। यह सरकार मात्र 80 घंटे चली थी। ऐसे मामलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार पर संविधान के जानकार क्या कहते हैं, वो सुनिए। राज्यपाल की जो भूमिका है, क्या उस पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, जिस तरह से राज्यपाल एक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो उन्होंने SR बम्बई का जो 9 ऑनरेबल जजेस का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है
वो पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। या तो ये हो सकता है या वो किसी इन्फ्लुएंस में, दोनों में से एक कारण है। अदरवाइज जो एसआर बोमई का जो निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो क्लियर कट कहता है कि मेजोरिटी की जो प्रूव होगी वो विधानसभा का अधिवेशन बुला के फ्लोर टेस्ट वहीं पर डिसाइड होगा। ये गवर्नर के अपने विवेक पर डिसाइड नहीं हो सकता। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हु हैज क्लियर मेजॉरिटी, उन्हें बुलाना चाहिए। दूसरे में प्री पोल अलायंस के बाद मेजॉरिटी है, उन्हें बुलाना चाहिए। तीसरे नंबर पर पोस्ट पोल अलायंस के बाद जो मेजॉरिटी है उन्हें बुलाना चाहिए। चौथे में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उन्हें बुलाना चाहिए। पर ऐसा है कि एसआर बोमई कंप्लीटली गवर्नर का डिस्क्रिशन खत्म नहीं करता है, बट बताता है कि गवर्नर का डिस्क्रिशन वही है जो कोई रीजनेबल पर्सन का डिस्क्रिशन होगा। जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास कोई बहुमत नहीं थी। फिर भी उस वक्त के जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने उनको न्योता दिया, और न्योता देने के बाद 13 दिन बाद जब पार्लियामेंट में डिस्कशन और फ्लोर टेस्ट हुआ था, फिर वो सरकार गिरी। उसके बाद दूसरी फिर देवेगौड़ा साहब की सरकार आई थी। तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई राज्यपाल ये कहे कि पहले मुझे साबित करो कि आपके पास मेजॉरिटी है और उसके बाद फिर आप शपथ लेकर लेजिस्लेचर में चले जाएं। और सत्ता में अब बात करते हैं तमिलनाडु की सत्ता की, जहां कल से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। नई सत्ता का आरंभ होने वाला है। टीवी के चीफ विजय थलापति ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। राज्यपाल ने 118 विधायकों के समर्थन के पत्र की मांग की है। इस पर विजय ने समर्थन के लिए वक्त मांगा है। आपको विजय के बहुमत का स्टेटस भी बता देता हूं। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके की 108 सीटें हैं, लेकिन विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने पर ये 107 रह जाएंगी सीटें। ऐसे में राज्य में कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत का आंकड़ा 118 ही रहेगा। इसलिए टीवीके को 11 और विधायक चाहिए। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिला है। ऐसे में और विधायकों की जरूरत होगी। यह तो लगभग तय माना जा रहा है कि तमिलनाडु में विजय की सत्ता होगी, लेकिन बहुमत का समीकरण क्या होगा अभी तय नहीं हुआ है। कई थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी यह है कि कांग्रेस और कई छोटी पार्टियों के समर्थन से विजय थलापति सरकार बना सकते हैं। खबर है कि विजय लेफ्ट और वीसीके जैसे छोटे दलों से भी संपर्क में है। दूसरी चर्चा यह है कि अगर विजय थलापति को एआईएडीएमके का समर्थन मिलता है तो वो बहुमत का आंकड़ा पार कर सकते हैं। इस पर कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल टीवीके ने आज अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को महाबलीपुरम के चेंगलपट्टू स्थित 4 पॉइंट्स नाम के रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। खैर, सत्ता वाली चर्चाओं को विराम बहुत जल्द लग सकता है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस टीवीके को समर्थन दे रही है। आज कांग्रेस के नेताओं ने इसकी जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके आहत है। डीएमके की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा है। ऐसे बयानों से आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सियासी क्लेश का असली अनफोल्ड होना, या जिसको आप कहें असली पिक्चर, अभी बाकी है। Along with our MLAs and all the senior leaders, and we have extended him the full support after we gave letter. We spoke with Congress President Kharge ji, Leader of Opposition Rahul Gandhi ji, and General Secretary of Organization Venugopal ji, and he thanked all the 3 leaders for their support and the letter that we have submitted him today. The President of TVK, TD Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu. INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government committed to protecting the constitutional letter and spirit. The INC is determined not to have the BJP and the proxies run the government of Tamil Nadu in any manner. इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमिलनाडु में विजय को ऐतिहासिक सफलता मिली है। सवाल है इसकी मुख्य वजहें क्या रही। तमिलनाडु की जनता ने क्यों विजय थलापति पर भरोसा जताया?
इसमें उनके चुनावी वादों की बड़ी भूमिका रही। इस पर हमने सत्ता का नंबर गेम तैयार किया है, जिसमें उनके वादों से बढ़ने वाले आर्थिक बोझ की कहानी भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर टीवीके अपने सभी वादों को पूरा करती है तो राज्य के खजाने पर लगभग 1 लाख करोड़ का वार्षिक बोझ बढ़ेगा। ये राशि वर्तमान एमके स्टालिन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए जा रहे 65,000 करोड़ रुपए से 52% ज्यादा है। इसके विस्तृत विश्लेषण से आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए नकद सहायता, जिसे आप कैश ट्रांसफर योजना भी कह सकते हैं, वो लगभग 47,100 करोड़ रुपए है। ये 1,57,00,000 महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा जो है उसके तहत है। वर्तमान में डीएमके सरकार 1,000 रुपए प्रतिमाह दे रही है। किसानों को सहायता 11,910 करोड़ रुपए की बात की गई है। यह लगभग 79.4 लाख किसानों को 15,000 रुपए वार्षिक सहायता देने के प्रस्ताव के तहत है। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो राज्य के 1.85 करोड़ परिवारों को साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। इससे 9,990 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इसके अलावा कृषि मजदूर और शिक्षा अनुदान का वादा टीवीके ने किया है। खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए 10,000 वार्षिक और स्कूली बच्चों के अभिभावकों के लिए 15,000 रुपए के वार्षिक अनुदान की घोषणा की गई है। इसका खर्च करीब 18,038 करोड़ रुपए आ सकता है। युवा और बेरोजगारी भत्ता का भी ऐलान किया गया है, जिसका खर्च लगभग 10,200 करोड़ रुपए आ सकता है। बेरोजगार स्नातकों को 4,000 मासिक और इंटर्नशिप करने वालों के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था भी है। आर्थिक विशेषज्ञों और विपक्षी दलों का कहना है कि तमिलनाडु पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसे में मिलने वाले राजस्व का लगभग 30% हिस्सा केवल इन योजनाओं में खर्च करना होगा। और एक वादा सोने की अंगूठी वाला भी है। इस पर भी सत्ता की कुंजी हमने तैयार की है, जिसमें आर्थिक बोझ वाला नंबर गेम है। टीवीके ने सालाना 5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों की दुल्हनों को 8 ग्राम सोने की अंगूठी का वादा किया है। वर्तमान में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 14,000 रुपए प्रति ग्राम है। अगर इस तरीके से आप कैलकुलेट करें तो 1.12 लाख रुपए प्रति लाभार्थी खर्च का अनुमान है। तमिलनाडु में हर वर्ष 4 से 5 लाख शादियां होती हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% परिवार विजय की स्कीम के तहत फिट बैठते हैं। मतलब यह है कि हर वर्ष लगभग 2,70,000 दुल्हन गोल्ड की हकदार हो सकती हैं। ऐसे में सिर्फ दुल्हनों को 8 ग्राम सोना देने में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च अनुमानित है। इसके अलावा हर नवजात को गोल्डन रिंग देने का भी वादा किया गया है। तमिलनाडु में हर वर्ष 9 से 10 लाख बच्चों का जन्म होता है। एक अनुमान के मुताबिक तमिलनाडु में हर वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के करीब 4.7 लाख बच्चों को अंगूठी देनी होगी। मतलब ये स्कीम में फिट बैठ सकते हैं। अगर एक छोटी सी अंगूठी की कीमत औसत 5,000 रुपए के आसपास भी मानिए तो कुल 235 करोड़ रुपए का खर्च, सालाना खर्च आ जाएगा। खैर, अब ये सरकार बन जाएगी और ये तमाम वादे पूरे हो जाएंगे और क्या अपने वादों को निभाने के साथ साथ वो अपने बजट के साथ संतुलन भी बिठा पाएंगे, आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।